जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। एनसीईआरटी की सीरीज कंटिन्यू करते हुए आज हम पॉलिटी की 10th क्लास की एनसीईआरटी देखेंगे और इसे हम अपनी एक वन शॉट में ही कंप्लीट कर लेंगे और हर बार की तरह इसे भी बिल्कुल अपने नोट्सों से पढ़ेंगे और टू द पॉइंट इसे हम पढ़ेंगे जैसे कि अब तक हम अपनी क्लास करते आए। और एस्पेंट एक बार आप प्लेलिस्ट में जरूर जाना, वहां हमारी हिस्ट्री की एनसीईआरटी हो या फिर ज्योग्राफी, जितनी भी यूपीएससी में लगभग एनसीईआरटी होती हैं तो वो सारी कंप्लीट करा दी है। प्लेलिस्ट में एक बार जरूर जाके देखना 6 to 12, उसमें आपकी ओल्ड हो या न्यू दोनों प्रकार की एनसीईआरटी आपको मिल जाएंगी और नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम सर्च करना द यूपीएससी कुरुक्षेत्र, वहां आपको नोट्स मिलते रहेंगे। और चलो स्टार्ट करते हैं अपनी 10th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी और आने वाले टाइम पर 11th 12th की करा दी जाएगी और तभी आपको नोट्स साथ ही मिल जाएंगे। बाद में कोशिश करेंगे कि हम एम लक्ष्मीकांत को भी जल्दी स्टार्ट करें। तो चलो देख लेते हैं विषय सूची, इस एनसीईआरटी में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो चैप्टर नंबर 1 इसमें सत्ता की साझेदारी, ये सब पढ़ना है। संघवाद ये क्या है, और जाति धर्म और लैंगिक मसले ये भी पढ़ना है। राजनीतिक दल, ठीक है, और लोकतंत्र के परिणाम, लोकतंत्र के परिणाम क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो मेंस का काम का है ये लोकतंत्र के परिणाम चैप्टर। और बाकी ऐसे देखो पीटी में तो डायरेक्ट आते नहीं है, पीटी में तो आपके नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं जैसे कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है या फिर किस आर्टिकल में उसके बारे में बताया गया, तो ऐसे मेंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं और समझते हैं। और एस्टूडेंट एक बात और, इन क्लासों से आप अपने नोट्स बनाने सीख जाओगे, शॉर्ट से शॉर्ट्स नोट्स आप बनाने सीख जाओगे। आपका कितना भी बड़ा चैप्टर हो, बस आपको ये देखना चाहिए कि उसमें हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या है, क्योंकि जो हम ये एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, ये केवल उस बच्चे के लिए इंपोर्टेंट होती है जो 10th क्लास में हो, ठीक है, या उसे बोर्ड एग्जाम अपने देने। तो हमारे लिए तो इसमें काम की चीज बहुत कम मिलेंगी और मिलेंगी तो हमें नोट कर लेनी चाहिए, ठीक है, और जो हमारे यूपीएससी में कुछ हेल्प कर सके, ठीक है। तो पहले चैप्टर का नाम क्या है, सत्ता की साझेदारी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले केस स्टडी दे रखी है कुछ, वो हम देखेंगे। पहली कौन सी है, बेल्जियम की, और दूसरी श्रीलंका की, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी के बारे में केस स्टडी, यानी कि कुछ ऐसा बता रखा है उसके बारे में जो कि हमें इसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। और एनसीईआरटी में ये होती है और ये हम मेंस में भी अपने यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली केस स्टडी इसमें देख लेते हैं हम। पहली है हमारी बेल्जियम, ठीक है। तो यहाँ आपकी एक ही मात्रा आएगी, वो कि नहीं, ये ध्यान रखना। और आगे समझते हैं। तो यूरोप का देश है बेल्जियम, ठीक है। अब यहाँ हम दो भाषा के बारे में देखेंगे, तो वहां क्या विवाद था, ठीक है, वो समझना आप। तो एक इलाका जिसमें 59% फैमिलीज इलाके में डच भाषा लोग यहाँ बोलते थे, ठीक है, डच भाषा यहाँ बोली जाती थी। और 40% जो कि बेलेनिया क्षेत्र में यहाँ के लोग फ्रेंच बोलते थे, ठीक है। तो अब देखना क्या हुआ यहाँ। राजधानी ब्रुसेल के 80% फ्रेंच बोलते थे और केवल 20% डच बोलते थे, जो कि कम शक्तिशाली थे, यानी कि डच लोग थे ना, ये बहुत कम शक्तिशाली थे। और 1950 से लेकर 1960 में दोनों के बीच टकराव हुआ, ठीक है। और फिर बेल्जियम की साझेदारी हो गई, यानी कि कुछ चीजें बांट ली गई, क्षेत्र में अंतर गए, सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार कर लिया, सभी में अंतर आने लगा जब चीजें बंटने लगी। और आगे फिर इसमें क्या होता है, 1970 और 1993 के बीच 4 संविधान संशोधन हुए, ठीक है। उनमें समानताएं की गई कुछ कुछ उन दोनों के बीच में, ठीक है। तो पहला कौन सा, एक तो केंद्रीय सरकार में डच फ्रेंच मंत्रियों की संख्या समान कर दी, ठीक है। तो थोड़ी सी पहले समझो क्या हुआ था। बेल्जियम एक शहर था, वहां के इलाके में आधे लोग बोलते थे डच और आधे फ्रेंच, ठीक है। तो उन दोनों की मतलब किसी भी कारण नहीं बन पाई, ठीक है। आखिर में सरकार ने एक कदम उठाया कि इन दोनों के बीच हम समान बंटवारा कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो भारत में देख लो कितने सारे धर्म रहते हैं, ठीक है। तो फिर मतलब हमारे संविधान में ये सब चीज का ये की गई है ना कि सभी धर्मों को बराबर, किसी भी जाति या धर्म से भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऐसी वो केस स्टडी थी, ठीक है। तो यहाँ फिर आगे क्या है इस पॉइंट में कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं, ठीक है, जो कि राज्य सरकार होगी वो केंद्र के अधीन नहीं होगी, ठीक है। और फिर ब्रेसलेस में अलग सरकार बनाने का दिया, ठीक है, और दोनों समूह के लोग बराबर कर दिए, ठीक है। और फिर तीसरे स्तर की सरकार
सांविधिक सरकार हुई वे लोग अपनी सरकार चुन सकते थे। ठीक है, तो ये आपका बेल्जियम था। ठीक है, अब यहाँ दो भाषी समुदाय रहते थे, उनकी किसी भी कारण बनती नहीं थी, तो वहां सरकार ने कदम उठाया कि हम चीजों को इन दोनों के बीच में बांट देते हैं। ठीक है, तो ये सब यहाँ की थी ये केस स्टडी। ठीक है, आप मेंस में इतनी बड़ी तो नहीं लिखोगे, बट छोटी सी लिख देना, क्योंकि अगर आपका आएगा ना क्वेश्चन जैसे कि संघवाद क्या होता है, ठीक है, या सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, अगर मेंस में क्वेश्चन आ गया तो बेल्जियम की केस स्टडी डाल दोगे, 2-4 पॉइंट डालने, सारे तो लिखने नहीं है। ठीक है, अब फिर आ जाती है हमारी दूसरी केस स्टडी, कौन सी, श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका वाली भी देख लेते हैं। तो श्रीलंका में एक सिंहली समूह था जो कि बौद्ध लोग थे, वो कितने थे, 74%। ठीक है, और फिर एक तमिल समूह था जो कि 18% थे इसमें। ठीक है, और इसमें हिंदू मुस्लिम भी थे जो तमिल वाला था। ठीक है, अब फिर इसमें क्या हुआ था, जब सिंहली समूह की सरकार बनी तो तमिल दरकिनारा करके सिंहली को राजभाषा बना दिया। ठीक है, अब वहां के लोग में क्या हुआ, तमिल को तो साइड में कर दिया कि उसे राजभाषा नहीं बनानी, और अपनी क्योंकि सिंहली सरकार थी तो सिंहली को ही राजभाषा बना दिया। ठीक है, अब आप जानते हो आगे फिर क्या होगा, तो संविधान में बौद्ध धर्म को सुरक्षा दी गई, और जबकि जो तमिल लोग थे उनको नहीं तो समानता दी गई, नहीं नौकरी दी गई, मतलब लगभग तमिल लोगों का शोषण किया गया। ठीक है, फिर आगे पॉइंट इसमें, तमिल अपनी राजनीतिक पार्टी इन्होंने बनाई और भाषा को राज्य भाषा बनाने की मांग करी, ये सब किया था इन्होंने। ठीक है, और फिर 1980 में तमिल सरकार बनने की मांग की गई, दोनों समुदायों के बीच गृह युद्ध हो गया। ठीक है, अब यही होगा ना, जैसे मान के चलो अपने देश का एग्जांपल ले लो, बहुत सारी जाति धर्म भेदभाव है। ठीक है, अब उनसे ही कह दिया जाए कि ए पक्ष को ये चीज दी जाएंगी, वो नहीं, तो हमारे देश में भी तो ये सब हो सकता है, गृह युद्ध। ठीक है, तो दोनों केस स्टडी आपकी काम की है। श्रीलंका को आप बता सकते हो एक नेगेटिव तौर पर, क्योंकि इन्होंने बाद में भी कोई सॉल्यूशन इतना अच्छा ढूंढा नहीं। ठीक है, और पॉजिटिव तौर पर बेल्जियम की। ठीक है, इन्होंने अपना सरकार ने इन्होंने फिर अपना एक आइडिया अच्छा सोचा कि क्यों ना हम शक्तियों को दोनों में बराबर बांट दें, जिससे बेल्जियम ये सफल रहे इस चीज में। ठीक है, और फिर आगे चलते हम, यही पॉइंट आ गया आपका, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। ठीक है, तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि विभिन्न समूहों के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है। ठीक है, और बहुसंख्यक समुदाय के लोग अल्पसंख्यक लोगों पर अत्याचार नहीं करते। ठीक है, और नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम सत्ता की साझेदारी कर देंगे, अगर नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स करेंगे। ठीक है, और लोकतंत्र के लिए अच्छा है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है, सत्ता मतलब मान के चलो पावर। ठीक है, साझेदारी मतलब उसको आपस में बांट दिया। ठीक है, इस पॉइंट का ये मतलब है। ठीक है, अब फिर जैसा कि यहाँ कुछ पॉइंट बता रखे हैं कि सत्ता की साझेदारी का रूप कैसा होता है। पहला होता है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अब देख लेते हैं हम क्षैतिज कैसे, मतलब शक्ति को कैसे बांटा गया है। तो क्षैतिज आपकी ऐसे होती है, हॉरिजॉन्टल आप जानते हो। तो क्षैतिज में सत्ता का बंटवारा कैसे किया है, तो जैसे कि कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका, न्यायपालिका, आप जान गए होंगे, इतनी पॉलिटी पढ़ ली आपने। कार्यपालिका में मंत्री लोग, कानून अधिकारी ये सब आ जाते हैं जो कानून को लागू करते हैं। ठीक है, विधायिका जो लॉ बनाते हैं, पार्लियामेंट, ये सब। न्यायपालिका जो कि हमारी अदालत, ये सब सुप्रीम कोर्ट, ये सब इसमें आती हैं। ठीक है, तो ये मतलब सत्ता का बंटवारा किया जा रहा है। ये दो प्रकार करा है ना, एक तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, तो ये क्षैतिज में आ जाती हैं। ठीक है, तो सरकार का विभिन्न अंग एक ही स्तर पर शक्ति का उपयोग, मतलब सरकार का अंग तो एक ही है। ठीक है, बट उसकी शक्ति जगह जगह बांटती है। ठीक है, ये सब बनेगी तो सरकारी ना। ऊर्ध्वाधर कैसे होती है, तो वर्टिकल ऐसे। ठीक है, जैसे कि केंद्र स्तर पर, ठीक है, राज्य स्तर पर, फिर स्थायी स्तर पर, यानी कि ग्राम पंचायती आ जाते हैं। ठीक है, तो शक्ति दो प्रकार बांटी ना, तो ये जरूरी है। मान के चलो कोई देश है, बस उसमें एक आदमी है, इसके पास सारी शक्ति है, ये सारे काम करेगा, तो कहीं ना कहीं टकराव तो जरूर होना उनके बीच में। तो बस इतना ही आपका ये चैप्टर नंबर 1 में काम का था। ठीक है, और मेन पॉइंट तो यही था इसका, सत्ता की साझेदारी, जो कि आपके अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 2 पर, जिसका क्या नाम है, संघवाद। तो संघवाद क्या है, तो ये आप
एक छोटी सी डेफिनेशन से समझ सकते हो, दो या उससे ज्यादा स्तर पर सरकारी, उसे ही बोलते हैं संघवाद, यानी कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया, ठीक है, जैसे कि केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर, ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं संघवाद, ठीक है। और आर्टिकल 1 में ये बताया गया है कि भारत देश राज्यों का संघ होगा, ठीक है, या फिर कह सकते हैं मतलब एक तरीके से चीजें से जुड़े हुए, ठीक है, मतलब वो थोपा नहीं जाता, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से, उसे बोलते हैं संघवाद। अब यहाँ क्या आए, राज्य सरकार के पास अपनी शक्ति होती है, ये केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं होते, ठीक है, तो संघवाद में ये सब आ जाते हैं। अब आ जाते हैं भारत में संघीय व्यवस्था क्या है। तो भारत में 3 प्रकार की संघीय व्यवस्था होती है, एक तो संघ सूची, फिर राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कौन सी, इसमें विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, ठीक है, देश हित कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, ठीक है, तो जो कार्य केंद्र सरकार कर सके उसे बोलते हैं संघ सूची, ठीक है, और ये संघवाद के 3 स्तर हैं, ठीक है। और फिर राज्य सूची में ये पुलिस, व्यापार, कृषि, ठीक है, और फिर आपका स्वास्थ्य, ये सब आ जाता है राज्य सूची में, ठीक है। और समवर्ती, जहां मतलब अपना सेंट्रल और स्टेट दोनों बना सके, ठीक है, जैसे कि शिक्षा विभाग, गोद लेना, वन कानून। अब आ जाते हैं भारत में विकेंद्रीकरण, ठीक है, यानी कि तो जब केंद्र व राज्य सरकार की पावर को स्थानीय सरकार को दे दिया जाता है, ठीक है, इसे ही बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो वो ये ना, मतलब केंद्र से अब हम स्थानीय लोग को भी जोड़ रहे हैं, इसे बोलते हैं विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो यह 1992 में संविधान में संशोधन करके लोकतंत्र में तीसरे स्तर की सरकार बनाई, ठीक है, यानी कि कौन सी, जिसमें आपके ग्राम पंचायत, ठीक है, नगर पालिका, ये सब आती है ना, स्थानीय प्रशासन, ठीक है, तो उससे ही जुड़ता है ये, ठीक है। तो यही होता है भारत में विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो भारत ने विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई, ठीक है, मतलब बड़े लेवल की पावर को छोटे छोटे में भी बांट दिया, जिससे सभी लोग एकजुट हो सके और देश का शासन अच्छे से चल सके, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट है कि स्थानीय सरकार का चुनाव निश्चित रूप से लागू हुआ, ठीक है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजातियों आरक्षित सीट इन्हें मिली, ठीक है, कम से कम 1/3 पद पर महिला आरक्षित जगह दी गई, ठीक है। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव करवाई, ठीक है। और आपने हो सकता है 7th 8th ये सब पढ़ी हूं, तो आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पंचायत राज में आ जाते हैं, जैसे ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायत समिति, जिला परिषद, ठीक है। और आपको पता है पंचायत राज से आपका मेंस में क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है, क्योंकि गांधी जी भी चाहते थे कि जो भारत का राज हो ना, वो निचले स्तर से हो, ठीक है, तो ये मेंस में आ ही जाते हैं। अब आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 3, जिसका क्या नाम है, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो आपका ये जीएस पेपर 1 3 में तो है, ठीक है, और जीएस पेपर ये 1 में भी आता है, जहां सोसाइटी है, तो वहां से भी कनेक्ट है ये चैप्टर आपका, ठीक है। तो देख लेते हैं अब हम। तो सामाजिक असमानता, भेदभाव, मुख्य 3 आधार होते हैं। अगर हमें समाज में किसी से भेदभाव जताना है तो 3 ही तो आधार हैं, पहला उसकी जाति पूछेंगे, दूसरा धर्म, तीसरा जेंडर, ठीक है, 3 ही चीजों से करेंगे, ठीक है। अब आप सोचोगे चौथी चीज होती है मनी, ठीक है, तो वो भी एक अलग चीज है, बट पहले डिसाइड तो इन तीनों चीजों से ही किया जाता है, ठीक है। तो जैसे लैंगिक मसले में राजनीतिक, जिसमें क्या क्या होता है, अगर हम बात करें लैंगिक मसले में राजनीति, यानी कि जेंडर के उसमें देखें, तो इसमें क्या क्या चुनौती होती है, जैसे कि निजी सार्वजनिक विभाजन हो जाता है, ठीक है, तो इसमें जेंडर के हिसाब से भी चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व का भी हो जाता है इसमें, ठीक है। अगर हम बात करें धर्म, संप्रदाय और राजनीतिक, तो इसमें सांप्रदायिकता आ जाती है, ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता भी आ जाती है इसमें, ठीक। और अगर हम बात करें जाति और राजनीति, तो इसमें यही आ जाती है कि जाति के तौर पर राजनीति में भी भेदभाव देखने को हमें मिलता है, ठीक। अब आ जाते हैं महिला का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तो महिलाओं की समस्याओं का समाधान जब महिलाओं का नियंत्रण सत्ता पर होगा, तो महिलाओं की जो भी समस्याएं वो जब भी सॉल्व ज्यादा हो पाएंगी जब सत्ता पर महिलाओं का नियंत्रण होगा, ठीक है, ये भी बात ठीक है। और फिर महिलाओं की विधायिका में
अनुपात कम जो कि बढ़ना चाहिए, ठीक है। लोकसभा में महिलाओं की पहली बार वर्ष 2019 में 14% के ऊपर थी और 2019 में राज्य की विधानसभा में महिलाओं की प्रतिनिधित्व संख्या 5% ही रह गई थी, ठीक है। पंचायत निकायों में महिला आरक्षित सीट 1/3 होती है, ठीक है। और अब पंचायत निकायों में 10 लाख से अधिक महिला प्रतिनिधि आ गई है इसमें, ठीक है, और बढ़ने लगी है। और लोकसभा राज्यसभा में भी 1/3 सीटें आरक्षित महिलाओं को देनी चाहिए, ठीक है। इस बात को लेकर संसद में एक विधेयक पेश भी हुआ बट वो पारित नहीं हो पाया, ठीक है। अब देख लेते हैं हम धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। तो पहले समझते हैं हम सांप्रदायिकता क्या है। देश के नागरिक किसी दूसरे धर्म का विरोध करें। जब किसी भी राष्ट्र का निर्माण धर्म के आधार पर होता है तो सांप्रदायिकता कहते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई भी देश बना हो जो कि केवल धर्म के आधार पर ही बना हो, उसमें ये लगा दिया गया हो कि इस देश का धर्म ये है। जैसे भारत देश का कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है, सभी धर्म यहाँ समान है, ठीक। भाषा भी यहाँ कोई वो नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम धर्मनिरपेक्ष राज्य शासन, यानी कि ऐसा राज्य जिसमें धर्म ये सब चीज बिल्कुल नहीं आए, ठीक है, जो कि एक कानूनी किताब से चले, ठीक है। ओके, तो ऐसा धर्मनिरपेक्ष कौन है? भारत, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी धर्मों को समान दर्जा देता है, ठीक है। कानूनी नजर से कोई भी धर्म एक विशेष नहीं होता इसमें। तो इसमें एग्जाम्पल है, जैसे भारतीय संविधान में किसी भी धर्म को राज नहीं माना गया, ठीक है, यानी कि शासन चलाने के लिए कोई भी धर्म नहीं माना गया, ठीक है। बट वैसे सभी धर्म के लोग यहाँ रह सकते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल लें जो मतलब उसमें एक ही धर्म के लोग ज्यादा रह सकते हैं, जैसे कि श्रीलंका में देख लो तो बौद्ध धर्म ज्यादा होता है, पाकिस्तान में इस्लाम, ठीक है। अब देख लेते हैं हम संविधान। तो सभी नागरिक को अन्य धर्म का पालन व प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है, ठीक है। संविधान धार्मिक समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामले में दखल देने का अधिकार देता है, ठीक है। लाइन का क्या मतलब कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, और एक बी है, ठीक है, दोनों का धर्म अलग अलग है, ठीक है। तो धर्म के कारण विवाद कर रहे हैं कि हमारे धर्म में ऐसा होता है तो उसी हिसाब से चीजों करो, तो सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी, ठीक है। क्यों करेगी? क्योंकि वही वाली बात है ना कि कानून किसी भी धर्म को नहीं मानता, ठीक है। तो इसलिए सरकार का हस्तक्षेप यहाँ होगा, ठीक है। अब आ जाता है 4th चैप्टर, राजनीतिक दल, ठीक है। तो राजनीतिक दल क्या होते हैं इसे भी देख लेते हैं अब हम, ठीक है। तो राजनीतिक दल क्या है? लोगों का संगठित समूह, यानी कि एक उनका समूह होगा। जो ये पार्टी वगैरह होती है ना, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, तो ये सभी होती है राजनीतिक दल, ठीक है, जो चुनाव लड़ेंगी, ठीक है, सत्ता में आने के लिए, शासन बनाने के लिए, ठीक है। राजनीतिक दल का कार्य क्या है? चुनाव लड़ना, कल्याणकारी योजना, ठीक है, अपने देश का विकास करना, तो ये सब होता है। राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक दल तो होने चाहिए, उसी के हिसाब से सारी चीजें संविधान में लिखी होती हैं, उसी के हिसाब से सरकार ये सब कार्य करती है। प्रतिनिधि नीतिगत बदलाव के लिए जनता का समर्थन नहीं कर सकते, चुनावी वादा नहीं कर पाते, और यदि सरकार बन जाती है तो निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संगठन नहीं होता, ठीक है। मतलब लोग फिर एक साथ नहीं रह पाते, ठीक है, तो लोगों की नहीं सुनते, ठीक है। तो इसलिए राजनीतिक दल हो, क्योंकि यहाँ फिर बिखरे बिखरे लोग रहेंगे ना, तो एक राजनीतिक दल होना जरूरी है। कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि अपने संगठन का दावा नहीं कर सकता था, ठीक है, तो इसलिए राजनीतिक दलों का होना जरूरी होता है, ठीक है। नहीं तो फिर एक ही आदमी उसका वो बना रहेगा। बट जब सब लोग समूह में रहेंगे तो फैसले सही होंगे, ठीक है, कानूनी तरीके से चीजें सब चलेंगी। आगे आ जाता है कितने राजनीतिक दल होते हैं, तो इसमें अब हम समझ लेते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं एक दलीय व्यवस्था, जो कि चाइना में, ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी है यहाँ। ऐसे देश में एक ही दल चुनावी पार्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, मान के चलो जैसे चाइना है, अब ये बोल देंगे कि डेमोक्रेसी है, ठीक है,
बट जो इनकी पार्टी होगी ना वो होगी एक, यानी कि विपक्ष में कोई खड़ा नहीं होगा। और जब आपको पता है कि अकेले की रेस में खुद ही दौड़ोगे तो खुद ही जीतोगे, क्योंकि हराने वाला उसमें कोई नहीं है, ठीक है। दूसरी आ जाती है दो दलीय व्यवस्था, ठीक है। तो ये ब्रिटेन व अमेरिका में है। तो कुछ पार्टी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत जाती हैं, ठीक है, और पर सिर्फ दो ही दल बहुमत पाने व सरकार बना सकते हैं, ठीक है। केवल दो ही दल होंगे, यानी कि दो पार्टी होंगी इसमें, ठीक है। फिर होती है तीसरे स्तर पर बहुदलीय व्यवस्था, जो कि भारत में, यानी कि यहाँ कितनी भी पार्टी चुनाव आके लड़ सकती है, जिसके पास ज्यादा बहुमत प्राप्त होगा वो अपना सरकार बनाएगी, ठीक है। तो ये होती है भारत में, ओके। तो इसके भी कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो अनेक पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं भारत में, ठीक है। इसे गठबंधन या मोर्चा भी कहते हैं, ठीक है। और आप जानते ही हो वर्तमान समय में तो गठबंधन की सरकार चल रही है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका नेशनल पार्टी क्या है, तो ये देख लेते हैं और इन्हें मान्यता कैसे मिलती है, इसमें थोड़ा ये भी दे रखा है, ठीक है। पीटी में आ जाते हैं ऐसे फैक्ट्स। तो ऐसी पार्टी जो पूरे देश में फैली हो, देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग ने अपना पंजीकरण कराना जरूरी होता है। तो मतलब क्या है, जो राजनीतिक पार्टी होती है ना, ये अपने आप ही नहीं बन जाती कि आप इकट्ठे हो जाओ और अपने आप कहो कि हम भारत की राजनीतिक पार्टी हैं। तो एक चुनाव आयोग होता है, निर्वाचन आयोग होता है, वो पंजीकरण करता है उस पार्टी का, वो ही पार्टी राजनीतिक या राष्ट्रीय दल कहलाती है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या देख लेते हैं। राज्य के लिए राजनीतिक दल की मान्यता, अगर आपको स्टेट लेवल पर चुनाव लड़ना है तो अपनी कोई पार्टी बनाती है, तो कैसे बनेगी, तो विधानसभा चुनाव में 6% वोट मिलने होने चाहिए, ठीक है, जीतने के बाद 2 सीट मिली हो, ठीक है, ओके। और ये आपका यूपीएससी में पूछा गया था कि राज्य में राजनीतिक दल मान्यता कैसे होगी, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय दल मान्यता, यानी कि आपको पूरे देश में चाहिए, तो विधानसभा चुनाव में आपको 6% वोट चाहिए और लोकसभा में 4 सीटें आपको मिली होनी चाहिए, ठीक है। फिर है राजनीतिक दलों की चुनौतियां क्या क्या है, तो इसमें क्या है, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, ठीक है, मतलब इनके अंदर मामलों में कानून वगैरह को थोड़ा कम वो करते हैं, ठीक है। वंशवाद की परंपरा इसमें चलती रहती है, पैसा और अपराध ज्यादा होता है, ठीक है, और पार्टियों के बीच में विकल्पहीनता ज्यादा होती है, ठीक है, मतलब एक दूसरे से विकल्प छीनते रहते हैं, ठीक है। फिर है राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, तो ये मेंस में आ सकता है। एक है दल बदल को रोकना, ठीक है, संविधान संशोधन, दल बदल करने पर संसद एमएलए का पद त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। मान के चलो कोई पार्टी है और वो संसद बन गया उस पार्टी से, ठीक है, और अपनी वो पार्टी छोड़ना चाह रहा है संसद बनने के बाद, ठीक है, तो क्या है, उसे संविधान के अनुसार अपना संसद का पद छोड़ना होगा, तभी वो दूसरी पार्टी में जा सकता है, ठीक है। ये अपना एक अच्छा कानून है, ठीक है। पैसा और अपराधी मामले ये सब कम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि चुनावी उम्मीदवार को संपत्ति व अपने खिलाफ चल रहे मामले का ब्यौरा देना पड़ेगा, ठीक है। फिर है इसमें संगठित चुनाव, यानी कि चुनाव आयोग ने आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठित चुनाव कराना जरूरी समझा और आयकर का रिटर्न भरना भी जरूरी, ठीक है। फिर है इसमें आंतरिक कामकाज को सुधारा जाए, ठीक है, और फिर महिलाओं को 1:3 हिस्सा दिया जाए, दल के प्रमुख पद आरक्षण दिए जाने चाहिए, ठीक है, चुनाव का खर्चा सरकार वगैरह उठाए, ठीक है। अब फिर है लोकतंत्र के परिणाम। अब हमने सारी चीज समझ ली, संघवाद, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, राजनीतिक पार्टी, तो अब लोकतंत्र के परिणाम भी तो समझो। तो लोकतंत्र आप जानते हो, लोगों का लोगों के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है, या फिर जनता का जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है। तो फिर है लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे होता है, तो नागरिक के बीच समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है और संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है, गलतियों को सुधारने का मौका देता है। गलती सुधारने का कैसे, उस पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया तुम दूसरी पार्टी बना लो, ठीक है। नागरिक के बीच समानता आ जाती है, अगर लोकतंत्र ये सब होंगे, चुनावी तरीके से सरकार बनेगी, ठीक है।
फिर आ जाता है एक पॉइंट इसमें कि लोकतंत्र उत्तरदायी, जिम्मेदारी और वैध शासन है। ठीक है, यानी कि जो लोकतंत्र है, अब हम इसमें कोई भी राजनेता हो उससे हम जवाब मांग सकते हैं। ठीक है, उसकी वो जिम्मेदारी है। ठीक है, और फिर इसमें क्या है कि उत्तरदायी सरकार क्या है, तो देख लेते हैं। लोकतंत्र में ही उत्तरदायी सरकार संभव है, लोगों के प्रति जवाब देना पड़ता है और क्योंकि लोगों ने ही चुना है। ठीक है, फिर इसमें आगे पॉइंट क्या है, वैध सरकार क्या है, तो कानूनी रूप से लोगों द्वारा चुनी सरकार को वैध सरकार कहते हैं। यह सुस्त, कम कार्य कुशल, भ्रष्टाचार आदि हो सकती है। ठीक है, लेकिन लोगों की जरूरत को अनदेखा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर अनदेखा करा तो लोग आंदोलन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने ही उन्हें तो चुना है। ठीक है, फिर है जिम्मेदार सरकार, तो लोकतांत्रिक सरकार अधिक पारदर्शी होती है। ठीक है, जनता के पास जानने का अधिकार होता है। ठीक है, फैसला किन तरीकों व कार्यों पर किया जाए ये सब उन्हीं के हाथ में होता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है आपका आर्थिक समृद्धि और विकास क्या है, तो 1950 से लेकर 2000 तक 50 वर्ष के आंकड़े के अनुसार तानाशाही शासन व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि बेहतर हुई। ठीक है, लोकतंत्र से आगे। ठीक है, तो तानाशाह में उस टाइम पे क्या होता था कि जो तानाशाह होते थे ना, वो उनमें कुछ लोगों की ज्यादा मानते थे। ठीक है, इसलिए उन्हें शायद ऐसा लगता हो कि तानाशाही सरकार ठीक होती है। ठीक है, तो बाकी ऐसा कुछ नहीं होता, लोकतंत्र सबसे बढ़िया सरकार होती है। ठीक है, किसी के साथ भी पक्षपात नहीं होता। ठीक है, बट जो भी हमें देखने को मिलता है तो इतना तो लगभग हर जगह होता ही है। ठीक है एस्पिरेंट, अब आपसे एक और क्वेश्चन कि हम कह तो देते हैं कि हमारा देश का प्रधानमंत्री ठीक नहीं है या फिर वो ठीक नहीं है, तो देखो वो चीजें हमारे हाथ में होती है। जब हम एमपी और एमएलए का चुनाव आता है ना, तो हमें अपने आसपास देखना चाहिए कि हमारे आसपास क्षेत्र से कौन एमएलए वाकई में एमएलए या एमपी बनने के काबिल है। तो हमें देखना चाहिए कि उसका व्यवहार कैसा है। ठीक है, हमें ना कि ये देखना चाहिए कि वो किस जाति या किस धर्म का है, किस विशेष समुदाय का है। ठीक है, हमें केवल अगर हम एमपी और एमएलए इन दोनों का चुनाव हम अपने अच्छे तरीके से करने लग जाएंगे ना, हमें लगे ये एमपी बनने के काबिल है, ये एमएलए बनने के काबिल है, जो रिजल्ट आएगा ना फाइनल, तो वो जो देश का प्रधानमंत्री बनेगा ना, वो भी आपका बेस्ट बनेगा। क्योंकि आपने एमपी एमएलए तो आपने खुद ही चुनी, आपको पता है, उन पर विश्वास है, हमारे एमपी एमएलए ठीक है। ठीक है, तो उन्हीं में से एक आपका पीएम होना है, तो आपको 100% पीएम भी बेस्ट मिलेगा, तो वो आपके हाथ में होता है। बट हम ये इतना सब कुछ नहीं करते। जो भी हमारे आसपास एमपी एमएलए होते हैं, हम उन्हें ज्यादा उनकी वो नहीं करते और ऐसे ही वोट अपना दे देते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ठीक नहीं या वो ठीक नहीं। क्यों नहीं, हमें बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर ये काम करना चाहिए। ठीक है, अब इस चैप्टर में आगे पॉइंट है अपने कि नागरिक की गरिमा और आजादी, ये क्या है, तो 2 पॉइंट देख लेते हैं। तो महिलाओं की समानता, लोकतंत्र के कारण ही महिला समान अधिकार के लिए संघर्ष कर पाई। ठीक है, जैसे पहले महिलाओं को बहुत दिक्कत थी, तो अब तो संविधान में सबके लिए समान है। ठीक है, फिर है जातीय असमानता, तो लोकतंत्र के कारण ही पिछड़े व एससी एसटी के लोग सभी कार्यों में भागीदारी हो पाए। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपकी 10th क्लास की भी एनसीईआरटी समाप्त हुई और एस्पिरेंट लगभग आपकी 1 घंटा से भी कम समय में अपनी एनसीईआरटी समाप्त हो गई। और यदि आप इसी एनसीईआरटी को कहीं और से कर रहे होते तो हो सकता था ये 1 हफ्ते तक एनसीईआरटी चलती और वे चीज भी बताई जाती जो कि हमारे यूपीएससी के लिए नजरिए से इंपोर्टेंट नहीं है, बट बोर्ड एग्जाम के नजरिए से है। तो आपको फैसला करना है कि आपको बोर्ड एग्जाम वाली एनसीईआरटी पढ़नी है या यूपीएससी की, और एक बार रीडिंग जरूर लगाएं, बाकी नोट्सों को पढ़ो और अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, हो सके तो आप इससे भी और शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, और बाकी कल से आप अपनी हम 11th की जो अपनी 2 किताबें वे पढ़ेंगे, फिर 12th की, उसके बाद नोट्स मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।